नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज मेरे साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, जिन्होंने हर इंडियन को प्राउड कराया है और उनकी फिल्म जल्दी ऑस्कर्स पे जाने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नलिन और धीर की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नलिन सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि ये जो फिल्म है वो आप ही की स्टोरी है, जैसा आपने बोला है। अ बॉय अ बॉय हु फेल इन लव विद इंडियन सिनेमा। और कहीं ना कहीं आपकी जर्नी भी कुछ ऐसी रही कि आपने वेडिंग वीडियोस करा अपनी एजुकेशन के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए। सो हाँ, हाउ टचिंग इज दिस स्टोरी फॉर यू? पहला आप बताना चाहें सर। ये तो भैया सही बात है, बहुत ही थोड़ा पर्सनल स्टोरी है। एटलीस्ट जी इंस्पायर्ड है मेरे खुद का जो बचपन था काठियावाड़ गुजरात के अंदर। जी जी जब मैंने पहली बार फिल्म देखा था, जब मैं 8-9 साल का बच्चा था, तभी जय महाकाली करके एक धार्मिक पिक्चर देख के जी मेरा दिमाग इधर उधर हो गया था। और वो लुमियर ब्रदर का जब हुआ था ना, जो ट्रेन आने वाला है, ऐसा ही जी कुछ जी एक्सपीरियंस मेरा रहा। और तब से मैं मुझे और कुछ भी करना नहीं था, मुझे तब से फिल्म ही बनाना था। मतलब मुझे पता नहीं था फिल्म में डायरेक्टर होते, स्क्रिप्ट राइटर, एक्टर, ये कुछ भी पता नहीं था कि भी कैसे भी करके फिल्म में घुसना है, ऐसा एक जी इंटेंशन था। जी तो तब से और मेरे फैमिली वाले वो भी बोलते थे कि हमें सरप्राइज नहीं है, क्योंकि बचपन जी। से तुझे इस चीज में इंटरेस्ट था। तो जब फाइनली मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, फिर मेरी फर्स्ट फीचर फिल्म समसारा वैली ऑफ फ्लावर में फिल्म बनाते जी गया। जी लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक बार जाके अपने खुद का बचपन से इंस्पायर हुई एक कहानी जी बनाऊंगा। तो वो शायद 2010-11 में ऐसा एक ख्याल आया कि जब बहुत सारे सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे थे और बहुत सारे 35 mm प्रोजेक्शन सिस्टम जो होती थी फिल्म की, उसको जी हटाया गया था और उसके जगह पे डिजिटल आ गया था। जी सॉरी। तो वहां पे पानी भी तो ये पूरा जो चेंज आ गया, एक बदलाव उसमें। जो मेरे एक मित्र थे बचपन के, वो प्रोजेक्टलिस्ट थे, और एनालॉग। उनका भी पूरा काम बंद हो गया था, क्योंकि उनको डिजिटल प्रोजेक्टर चलाना नहीं आता था। सो तब से ये थोड़ा आइडिया शुरू हुआ दिमाग में कि ऐसा कुछ करना चाहिए। और जैसे 2018-19 में मैं अगला फिल्म लिखने की सोच रहा था, तो जी दुनिया में जिस तरह से फिल्में बन रही थी, बहुत सारे यू नो जरूरत से ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट को पैकेज किया जा रहा था। कॉर्पोरेट सब पैकेजिंग बना के फिल्म बेच रहे थे। तो मुझे लगा कि भाई ये सिनेमा इतना सिंपल हुआ करता था पहले। एक बचपन का जो मैं एक सपना देखता था, उसमें इतनी सिंपलिसिटी थी, वो सिनेमा कहाँ गया। अभी इतना यू नो बहुत सारी चीजें आ गई सिनेमा के अंदर। तो तभी से कुछ मेरे बचपन के एनेक्डोट थे, वो मैंने लिखे थे। और जी ऐसे भी मैंने मैंने मैं जब वो मेरे प्रोड्यूसर है धीर मोमाया, उससे मिला, तभी मैंने उनसे डिस्कस किया था। जी तो उन्होंने बोला था कि मैं आपके लाइफ राइट खरीदना चाहता हूँ। मैंने हंस लिया इस बार कि ठीक है, देखेंगे क्या क्या होता है, इसका फिल्म बनता है कि नहीं। लेकिन फिर 2019 में मैंने ये कुछ लिख डाला कि भाई एक शायद अच्छा टाइम है, क्योंकि 2021-22 जो हमारा ये साल में 10 साल हो जाएंगे जब से ये बिल्कुल। सेलुलॉइड चला गया, डिसअपियरेंस, और हम इतना जी जल्दी भूल गए। तो जी आई थॉट ये एक अच्छा वक्त होगा ये फिल्म बनाने का। और एक जैसा समय चल रहा है, एक ऑनेस्ट स्टोरी भी बनाई जाए, जो एकदम सिंपल बच्चे की है, जो रूरल कंट्री साइड में बड़ा हो रहा है और सपने देख रहा है। तो ये सबकी कहानी होती है, ऐसा नहीं है मेरी खुद बिल्कुल। की कहानी, हम सब। जी जी। तो ऐसे करके ये पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप होके ये फिल्म बन गई, कैसे भी करके। नरेंद्र सर, आपने ट्वीट किया था सितंबर में, नाउ आई कैन ब्रीथ अगेन एंड अगेन एंड बिलीव इन सिनेमा दैट एंटरटेन्स, इंस्पायर एंड एनलाइटन्स। तो ये इफ यू यही कैन है। थ्रो। तो मैं आई विल गो बैक टू द सेम थिंग, क्योंकि मैं धीरे धीरे, जैसे अभी दुनिया भर में इतने सारे फिल्म स्कूल खुल गए हैं, इतने जी सारे। आप देखेंगे तो लाखों डायरेक्टर हर साल फिल्म स्कूल से ग्रेजुएट होके निकल रहे हैं। जी और जिस तरह से मैं अभी जो पहले बता रहा था कि
हमें सिखाया जाता है कि चलो आप डिजिटल फिल्म बनाओ, आप, तो मैं मानता हूँ हमारी जो प्रोडक्ट है वो सब पिक्सेल से जी बनती है, यू कैन पुट अ जी पंच इन अ पिक्सेल बट नॉट पैशन। तो जी मुझे लग रहा था ये नहीं आ रहा है, कहीं पे भी ये सब कुछ, आर वी डूइंग राइट थिंग, क्या हो रहा है सिनेमा को, ये मैन्युफैक्चर्ड एंटरटेनमेंट इतना आ रहा है, सबको सिखाया जाता है हाउ टू मैनिपुलेट ऑडियंस, तो मैंने सोचा, मैंने हमेशा यही बिलीव किया था कि ऑडियंस फिल्म मेकर से हमेशा स्मार्ट होती ही है, सिर्फ उनको किस तरह से स्मार्ट फिल्म देखने मिलती है, जी वो उसका एक जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहां वीकनेस है। फिल्म तो अच्छी होगी तो अगर पहुंच गई लोगों तक तो लोगों को पसंद आएगी। तो ये सब ऐसी बहुत सारी चीजें थी कि मुझे लगा कि शायद वक्त आ गया है कि स्टोरी है जितना बने इतना ऑर्गेनिक हो, ऑथेंटिक हो। कोई बात नहीं है, आप सुपर हीरो फिल्म भी बनाओ, एक्शन फिल्म भी बनाओ, बिग बजट वीएफएक्स सब यूज करो, बट वो जी स्टोरी का जो रिलेवेंस होना चाहिए, एक ऑथेंटिसिटी जो कैरेक्टर में होनी चाहिए, वो मुझे लगा कि एक सिंसियरिटी, दैट जी हाउ कैरेक्टर्स आर इंटीग्रेटेड, ये सब आई सॉ दैट जस्ट फॉलिंग अवे इन दिस chaos ऑफ कॉर्पोरेशन। तो मेरा यही था कि जब हमारी फिल्म एफएफआई और उसके 17 जूरी मेंबर को अनोनिमसली वोट किया कि भाई ये जाना चाहिए, so it was like relief that oh somebody is believing in cinema, somewhere that stories can move people, that stories are the star of cinema. Yes, we बिल्कुल do need stars and streamers and studio, but none of them will work if you don't have the fourth S, which is the story, करेक्ट बिल्कुल so somewhere the story and cinema, that those jury member who saw it and say, okay, this is a powerful cinema. We were moved. I've read their statement enormously. They loved the film. So I said, okay, what we did with pure love and pure passion and a lot of hard work, did ultimately speak. We all do hard work. We all have passion, but ultimately, what are we wasting on? That's the big करेक्ट question. करेक्ट People who are making huge big studio movies, or they also have passion. It's not that none of them are passionate about, but ultimately whatever the kind of film, it's what story we are telling, and how we are bringing that करेक्ट emotional experience to audience. So that was my tweet, was about that. I said, oh my god, I could believe again that we could do good cinema, we can tell good story, we can be authentic and original and sincere and honest to ourselves and survive. करेक्ट धीर सर there is a shout in the Bollywood also. Amitabh Bachchan is tweeting this about your film. Arjun Kapoor is tweeting about your film. Salman Khan is tweeting about your film. तो धीर सर हाँ मतलब लगता है कि हाँ अपने इंडियंस का तो दिल जीता ही है जब इंटरनेशनली आप इंडियंस को प्राउड कराते हैं तो बॉलीवुड भी आके आपको चेयर अप करता है और सपोर्ट करता है धीर सर Haji sir, the way it goes is that at the end of the day, when people are moved by a film, right, nothing can stop their passion. So cinema is that kind of medium and that kind of format of storytelling, which assaults or which inspires all your senses. And when Nalin makes a movie, whether it's last film show or any of his earlier movies, it's a very immersive experience, and it's no matter how apathetic you are as a human being, you will be moved by his films. It's just it's more like a science than anything else, and he's one of those filmmakers where his understanding of cinematic theory is very deep, where his decisions that he takes, whether it be camera movements, whether it be sound design, whether it be lighting, colors, performances, it all comes from a very meditated decision making situation, which requires a certain level not only of experience but a certain level of self education. This kind of stuff you can't learn in film school. What Nalin does with his films, you cannot learn that in film school. It has to be felt, it has to be sort of um, researched, it has to be created from pure inspiration that comes from oneself. So when regardless of whether it's Indians or whether it's international audiences, so while India has discovered the film right now, we had very similar reactions that came from our world premiere at Tribeca,
We had very similar reactions that came in Spain when we won the Golden Spike at Valladolid, Seminci, where literally we were on national television. Nalin and me were on national television receiving an award. It was all over the newspapers. Similarly, in Germany, when the film released with our distributors, New Vision, like literally we had a two-page spread in one of the biggest national, most circulated national newspapers, and we had influencers and film critics tweeting and writing about the film all the way since since the premiere. BBC, we had Tom. We were on BBC talking movies. Tom Brooke, right, sir? Yeah. Tom Talking Brooke. an exclusive on the movie, which they rarely Yes. do, 5-6 minute exclusive. And it was worldwide, it was broadcasted worldwide, not just BBC UK, not just BBC US. So while of course we really appreciate and are honored by all the support that we've been getting here, it has been there. However, saying that, each and every person that supports us, whether it's a celebrity, whether it's someone who's watched the film for the first time, it's required, it's needed. For a film like this, it needs to be loved by the people. It needs to be spoken about. There needs to be word of mouth created, which is why when the film comes out on October 14th, we really hope that, when people go into the cinema, they come out, they tweet about the film. It does not have to be someone with millions of followers. It can be someone with just 200 followers. But if they truly get moved by the film and they talk about the film, that's really what our goal is. So, do you think कि पैंडेमिक के बाद ऑडियंस की भी चॉइसेस बदली हैं एंड दे हैव अ डिफरेंट चॉइसेस ऑल टुगेदर फॉर द मूवी एज वेल. सो ये भी एक रीजन है कि लोगों को कुछ नया चाहिए और एक नया फॉर्म चाहिए सिनेमा का. और जिस तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्टार्स के अंदर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है कंटेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट. सो और वो हुआ है इस फिल्म के अंदर. यू हैव इन्वेस्टेड इन द कंटेंट एंड हेड्स ऑफ टू यू. और जिस तरीके से सब और तालियां आप बटोर रहे हैं और स्टैंडिंग ओवेशंस आपको मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि स्टार्स के अंदर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कंटेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है? मुझे लगता है कि जो आपने पहले बोला ना कि पैंडेमिक के बाद द वे viewing patterns have changed globally, it's something really to explore and understand, because what earlier was there was a very big shift towards streaming over the last few years, but during the pandemic specifically, when people could not leave their house, the dependency on streaming became incredibly large. And when that happened, and when there was no new content coming out of India for those first few months, because there was lockdowns and people could not film and nothing was getting released, people shifted their focus to watching shows and films from all over the world. So Correct. you have Korean shows, Spanish shows, Correct. foreign language series and films, which are now getting consumed much larger than even Hollywood and American and English cinema. Which means Correct. that people are okay, one, with watching films or series with subtitles. They're okay watching films or series that are dubbed. They're okay watching stories and themes that come from remote parts of the world, which may not directly relate to you, from a story perspective, but thematically it speaks to you. So I feel like, as we in India were always at the cusp, as a nation, as a film producing nation, as a film watching nation, we're always at the cusp of creating ourselves as a global cinema producing country, right? And I feel like filmmakers like Nalin and directors like Nalin have been doing this for 20 years already. His first film, Samsara, which is a Ladakhi movie, or Valley of Flowers, which is Hindi and Japanese, Yes. or Angry Indian Goddesses, or any of his documentaries as well. Now, these are films that have been distributed internationally extensively. The number of people who've gone to the cinema to watch Nalin's film, all the way from his first film till now, internationally speaking, has been really voluminous. There's been huge volumes of it. And the reason for that is that Nalin is one of those filmmakers who is very authentic to the story that he's telling. He does not try to manufacture any emotions. He does not try to manufacture exportability. He's just true to himself. He's true to what his story is, and
of course, it's very cinematic and beautiful films, which create emotional resonance across audiences who watch it. But I think most importantly, he's able to identify themes which will speak to a multitude of people and global audiences, not just Indian audiences. So I feel like with the pandemic and with the shift towards streaming, there's an opportunity for Indian films and Indian stories to really traverse, the entire planet, and which is why all of Nalin's films, whether now or the future, will fulfill that criteria. करेक्ट। नलिन सर, जिस तरीके से मैंने धीर सर से पूछा कि इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत जरूरी है कंटेंट में, और आप वो डायरेक्टर हैं जो यू हैव ऑलवेज इन्वेस्टेड इन कंटेंट, क्या कहना चाहेंगे सर, नलिन सर? हाँ, नहीं, आई मीन जो धीर ने बताया वो काफी सही है। कि आपने देखा कि हम स्ट्रीमिंग में, स्पेशली स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में, वेदर शो हो या मूवी हो, कोई भी देश से आ रही है, हम देख रहे हैं, हम कभी भी क्वेश्चन नहीं करते कि उसमें स्टार है कि नहीं। नहीं स्टार है फिर भी हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि गुड स्टोरीज आर स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सपीरियंसेस, इमर्सिव एक्सपीरियंसेस, so the audience relate to it. And if those elements are there, then all good stories, I do believe, are universal. Correct. क्योंकि मैं जब छोटा था तब मेरी माँ भी एक चीज मुझे बोलती थी कि बेटा तुझे कहानी बताने का, बोलने का, करने का बहुत शौक है, तो तू जो ऐसी कहानी बताएगा जो तेरा सब गांव तेरा कहानी सुनेगा ना, तो सारी दुनिया सुनेगी। तो उसमें यही ट्रुथ था कि भाई अगर गांव के 50 लोग ने तुम्हारी कहानी बैठ के सुन ली, so there is something universal already in it. So at the core, how do you get attention of those people? Because all good stories are universal, and we have seen that with literature, we have seen this with drama, with theater, with playwright. There are many playwrights around the world, but only some great plays are performed everywhere and people can relate to them. Macbeth will be adapted by Hollywood, Japan, Africa. It carries that universal appeal within the story. And if you look at all the world cinema, so-called the films coming from whether South American countries or European films or Japan, they all have that the quality. And only those, as what you call content, is ultimately the story and character, which moves people. And I think when those filmmakers were making those movies or shows, if you speak about like 8.5 of Fellini, or Kubrick making 2001 Space Odyssey, or suddenly he decides to do a horror movie like Shining, Kurosawa decides to make Yojimbo, they are not thinking, oh, one day, somebody in Hollywood is going to get impressed and adapt my kind of style into Star Wars. No, it just happened because those films are so inspiring that even somebody who is making Star Wars is looking at samurai movie, and say, how do I bring that into Star Wars? It's because the power of that local authentic storytelling. So I would say that, all great films were always universal. It's just that they were not exploited that way. बिल्कुल सर, इस फिल्म से पहले भी टॉप 5 में कई फिल्म अपनी जगह बना चुकी है। महबूब खान की मदर इंडिया थी 1958 में, जिन्होंने ऑस्कर्स गए थे। उसके बाद मीरा नायर की थी सलाम बॉम्बे 1989, 2001 लगान, एंड नेक्स्ट इज योर्स। सो कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट तो होगा, लेकिन कहते हैं ना कि आई कैन से बटरफ्लाइज इन द स्टमक एज वेल। बटरफ्लाई इन द स्टमक तो सही बात है, लेकिन अभी तो हमारी जर्नी शुरू हो रही है, क्योंकि अभी हमें बहुत काम करना है। हमें वहां जाके काफी एकेडमी मेंबर्स को हमारी फिल्म दिखानी है, क्योंकि अभी यही एलिमेंट है। अभी तो इंडिया, वी आर रियली थैंकफुल कि FFI और उनकी जूरी ने हमारी फिल्म को सिलेक्ट किया, बट दैट इज जस्ट द बिगिनिंग। लोगों को हम बताना चाहेंगे कि अभी हमें सबका सपोर्ट चाहिए कि हम जाके हम जितना भी बन सके इतना फिल्म लोगों को, स्पेशली द एकेडमी मेंबर को दिखा पाए। और बाद में जो है, कुछ भी, nothing is easy because there are best movies from around the world. We have to just believe in our film and do best we can. Because हमने ऐसा भी सोच के भी फिल्म नहीं बनाई कि भी हमें ऑस्कर लेके जाएंगे और उसके लिए नॉमिनेशन होना चाहिए। नहीं, हम तो फिल्म बनाते हैं, as I said, we want to reach out to people.
and Oscar is a great milestone. The nomination by FFI as an India's entry is a great recognition for us, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों में जो क्यूरियोसिटी है वो 14 अक्टूबर को देख के उनको लगेगा कि नहीं, हम भी FFSI के डिसीजन में जुड़ सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो हमें कॉन्फिडेंस है, इतना तो कॉन्फिडेंस है। उसके बाद हमारा काम वहां जाके जितना भी बने इतना फिल्म को दिखाना, और होपफुली that we are in shortlist and the 5 nomination and all the way, maybe, you know. So the Indians waiting in Italy can see this movie on 24th November. Japan they can see in 2023 releasing in Japan. So sir, जाते जाते जो जापान की मार्केट अभी इन दिनों इंडियन फिल्म्स के लिए ओपन हुई है और जिस तरीके से बेहतरीन कर रही है जापान के अंदर, उस मार्केट को लेके क्या कहेंगे? बिकॉज बहुत सारी मूवी हाल फिलहाल में रिलीज है, सबने दे हैव क्रिएटेड लाइक अ ब्लास्ट ऑन द सिनेमा इन जापान। ये अभी जो सोशल मीडिया के वजह से है ना, लोगों को पता चल रहा है कि जापान में हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी हिट जापान में हुई थी, इतनी बड़ी अभी तक कोई भी इंडियन फिल्म, बहुत साल पहले मुथु जो रजनीकांत की जो फिल्म थी वो सुपर हिट थी वहां पे, सुपर हिट, लेकिन इंडिया में किसी को पता भी नहीं था। जिसी तरह से राज कपूर की फिल्में कहाँ हिट हो गई थी, इजिप्ट में, रशिया में, और काफी लोगों को जब वहां घूमने जाते थे तभी पता लगता कि वहां भी लोग गा रहे हैं आवारा हूँ, तो ये अभी हम सोशल मीडिया के से ज्यादा पता लगता है कि यहाँ ये हो रहा है। लेकिन एक पॉपुलैरिटी, मैं अभी फिर से यही बोलना चाहूंगा, अगर फिल्म में अगर स्टोरी कोई किसी तरह की भी फिल्म हो, बड़े स्टूडियो वाली, स्टार, गाना, सॉन्ग, मार्केट जो लोगों को चाहिए वो कनेक्ट हो गया। अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर दिया जाए, जैसे आमिर खान अपनी फिल्म चाइना लेके गए थे, तो अगर वो नहीं ले जाते तो चाइना वाले कभी देखते नहीं और वो हिट भी नहीं होती। तो अगर ये यही है कि हमारा फिल्म भी अगर हमारे साथ जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है PVR, रॉय कपूर फिल्म्स, अगर वो लोग नहीं जुड़ते और FFI हमें सिलेक्ट नहीं करते, तो शायद आधे से ज्यादा लोग हमारी फिल्म 14 अक्टूबर को देखने भी नहीं आते। ये भी मैं हकीकत मानता हूँ, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी कम होगी, वो अपने आप जजमेंट करके छोड़ देते, तो अभी तो यही ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्टेप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों का। इसीलिए द स्ट्रीमर आर फिलिंग द गैप, द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आर ब्रिंगिंग फिल्म्स which exhibitor thought इसको कोई नहीं देखेगा, when it comes on streamer it becomes successful. So the films doing well in Japan or in other countries in Asia has always existed, since the Indian cinema was invented. आप देखेंगे तो बहुत अच्छी कहानी है अपने इंडियन हिस्ट्री की, इतना भी नहीं कि वहां हिट हो जाए। आप अगर देखेंगे तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतने फॉरेनर काम करते थे कि आप शॉक हो जाओगे। जर्मनी से, इधर से कैमरामैन, आपने सोचा कोई इंडियन फिल्म है लेकिन डायरेक्ट की है जर्मन आदमी ने। बुद्ध भगवान की जो पहली फिल्म बनी इंडिया में, उसका डायरेक्टर जर्मनी से था। तो ये इंटीग्रेशन बहुत बड़ा था तभी। जो देविका रानी वो बाइबल्सबर्ग स्टूडियो में 1 साल ट्रेनिंग करने गए थे। तो ऐसी जब कहानी आप देखेंगे तो इंडियन सिनेमा बहुत पहले भी इंटरनेशनल था, लेकिन तभी सोशल मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, मीडिया इतना हम बातें नहीं करते थे। तो अभी हमें नया लगता है, इसमें नया मुझे कुछ नहीं लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि ये सब हो चुका है, अभी हमें पता लग रहा है। जी सर, देखिए फिंगर क्रॉस्ड। एंड क्या कहना चाहेंगे उन सभी लवर ऑफ फिल्म्स और उन सभी ऑडियंस से जो हमारे माध्यम से आपको सुन रही है सर? एक व्हाट ऑल यू हैव टू से फॉर द फिल्म टू द ऑडियंस? धीर विल टेक दैट। धीर भाई क्या कहना चाहेंगे? हमें ऐसा ही लगता है कि the audience should just go in there, get a bucket of popcorn, take a Pepsi, go with the entire family. This film plays really well. Sab bache from 8 to 80, even older and even younger. Yesterday we had some 4-year-olds and 5-year-olds watching the film, and they came out and they wanted to play with film putty. They had never seen it before in their life. Even 15-year-olds, 16-year-olds have never seen film putty in their life. It's honestly a super educational film, without being preachy, without being trying to be educational. It is really a film, entertaining film for the entire family to go and watch.
तो 14 अक्टूबर को आपको जाना पड़ेगा सिनेमा में और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा पैन डालन की मैजिक। हम यही सिंपली बोलते, अगर आपको 3-4 ऐप पसंद है ना, FFF, फिल्म, फूड, फ्रेंड्स, फैमिली, आप जाके देखो, मजा आएगा। चलिए, थैंक यू टॉन्की, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू टॉकिंग टू अस। और हम भी ये चाहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं और ऐसी जो एंकरेजिंग मूवीज हैं, पेरेंट्स अगर घर पे बच्चा है तो उनको लेके जाइए। टीचर्स स्कूल्स में, अगर ये बहुत अच्छा होगा अगर स्कूल भी कुछ ऐसी प्लानिंग करे कि कुछ स्टूडेंट्स को ले जाके इस फिल्म को दिखाया जाए, और स्कूल अपनी तरफ से स्क्रीनिंग करे, और ऐसे मैसेज, एक अच्छे मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ जो ये फिल्म आती है आपकी, ये बच्चों को भी दिखानी चाहिए और पेरेंट्स को भी साथ बैठ के बताना चाहिए कि यस, देखिए ये भी फिल्म है जो एक सोशल मैसेज के साथ है और एंटरटेनिंग भी है। साथ में साथ पॉपकॉर्न और पेप्सी का मजा तो सर साथ में लेते रहेंगे। थैंक यू टॉकिंग टू अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू।